हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल टू द अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सो एसिड के बारे में, या जिनको बोल देते हैं ऑक्सी एसिड्स। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स पूरे मेन ग्रुप के अंदर अगर हम बात करें तो फॉस्फोरस और सल्फर के जो ऑक्सो एसिड्स है इनकी चर्चा रहती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी CSIR नेट का नहीं, कोई भी एग्जाम हो, आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। इनकी स्ट्रक्चर से पूछ लेता है, इनका बॉन्ड पूछ लेता है कि इनके अंदर कितने POP बॉन्ड है, कितना POH बॉन्ड है, बेसिसिटी पूछ लेता है इनका कि बेसिक कितना, डाया बेसिक है, मोनो बेसिक है, ट्राया बेसिक है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है रिड्यूसिंग एजेंट का कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है। तो इन चीज़ों को सारा क्वेश्चंस के साथ हम करेंगे और कैसे याद करना है, इनके जो अदर नेम्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। एंड सबसे पहले जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको तो ऑलरेडी पता ही है, न्यू स्टूडेंट्स को मैं बता देता हूँ कि अनअकैडमी आपको क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले अगर ये आप देखना चाहते हो तो अपनी प्रोफाइल के बारे में है, सब कुछ लिखा हुआ है, देख सकते हो। उसके बाद हम बढ़ते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन की बात कर लें। यहाँ लाइव क्लासेस मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिलता है और डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिलते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे लें इसकी बात करें तो आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद प्लस के आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है। उसके बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी एग्जाम की डेट के अकॉर्डिंग आप क्या ले सकते हो, यहाँ क्या कर सकते हो, सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। उसके बाद 6 मंथ, 7 मंथ, ये जो 7 स्टेप है इसके अंदर आप जैसे ही राज्य RK बिश्नोई 10 यूज करते हो आपको 10% क्या मिल जाता है, डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो। उसके बाद ये प्लस और आइकॉनिक के दिखाए गए हैं, इनके चार्जेस ये प्लस के हैं। ये इसके अंदर भी 10% डिस्काउंट है। जैसे ही आप RK बिश्नोई 10 यूज करते हुए आइकॉनिक के लिए यहाँ भी 10% डिफरेंस आपको दिखा रखा है प्लस एंड आइकॉनिक का। प्राइस बहुत जल्दी हाइक करने वाला है तो आप जल्दी इनरोल कर सकते हो। और इसके अलावा अपनी धुआंधार रात को 9 बजे डेली ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री चल रहा है पूरा धुआंधार। हमने वेड रूल वगैरह, कैपिंग वगैरह सब खत्म कर लिया है। इसके अलावा एक्सेल बेस स्टार्ट हो चुके हैं, केमिकल साइंस एंड मैथमेटिकल साइंस के, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। बग्स बंटी क्या है, इनएप्रोप्रिएट कंटेंट को लेकर। उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स की। ऑक्सी एसिड्स किसको बोलेंगे, कोई भी सेंट्रल एटम ए मान लीजिए, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, रेड कलर थोड़ा सा आपको विजिबल कम होगा। तो देखिए कोई भी सेंट्रल एटम कोई भी हो सकता है, उसके साथ OH बॉन्ड, मिनिमम एक OH बॉन्ड होना चाहिए। OH बॉन्ड जहाँ होगा वो क्या होंगे, ऑक्सी एसिड्स। उनको क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड्स। एसिड्स का मतलब हमें पता है, एसिड वो जो H पॉजिटिव रिलीज कर दे, जो H पॉजिटिव क्या करते, रिलीज कर दे। तो ऐसे ऑक्सी एसिड कौन कौन सी, कैसी कैटेगरी हम पढ़ते हैं ऑक्सी एसिड्स की, तो थोड़ा सा मैं अगर बताऊं आपको तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लो, ये भी क्या है, एक ऑक्सी एसिड की कैटेगरी में आता है। अगर मैं फिनोल की बात कर लूँ तो यहाँ भी क्या है, OH बॉन्ड है, तो ये भी क्या आता है, ऑक्सी एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी टाइप से हम देखते हैं कि जहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या हो, सेंटर एटम के साथ जुड़े हों, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी एसिड्स, या आप बोल देते हो ऑक्सो एसिड्स भी इनको बोले जाते हैं। जैसे आपको बोल दिया जाए कि फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आपसे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इनके नाम याद रखने, और उनको कैसे याद कर सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए देखिए 2 मेथड होता है। कई बार आप X मेथड से जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो आप फंस जाते हो। अगर आपको स्ट्रक्चर पता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला मेथड लगाते हैं कि 2 एलिमेंट आपस में बाइंड हुए हैं और हम बोल देते हैं कि A और B जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है कि अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B से, तो हम बोल देते हैं एक पे नेगेटिव आएगा, B पे प्लस आएगा। इस टाइप से जो हम मेथड से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं वो कभी गलत नहीं होता। X वाला मेथड है वो आप देखोगे कि ऑक्सी एसिड्स के केस में कई जगह क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस की बात करें तो सबसे अपने को एक जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, सबसे पहले अगर हम ऑक्सी एसिड्स देखने के बाद हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि कौन सा ग्रुप, किस ग्रुप की कितनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा शो करता है, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए। अब अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूं तो मुझे पता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 शो कर सकता है, वो भी हम देखेंगे कैसे आगे, जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते रहेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ नाम लिखे हुए हैं, नाम को थोड़ा सा देख लीजिए, घूर घूर के देख लीजिए। आगे जैसे जैसे हम इसको करेंगे कैसे याद होंगे वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। H3PO4 काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, फॉस्फोरिक एसिड। उसके बाद देखिए फॉस्फोरस एसिड,
हाइपोफॉस्फोरस एसिड। देखिए अगर यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ मैंने H3PO4 लिया हुआ है, H3PO3 लिया हुआ है, H3PO2 लिया हुआ है। मैं हर बार एक ऑक्सीजन कम करता हुआ जा रहा हूँ। तो नाम में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले इक, उसके बाद अस और फिर हाइपो एस। इन चीज़ों को हम देखने वाले हैं। एक बार आप इनके नाम देख लीजिए कि ऑक्सी एसिड जो फॉस्फोरस के हैं वो कैसे कैसे नाम उनके हैं। पहला है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड, पर फॉस्फोरिक एसिड, उसके बाद पायरोफॉस्फोरिक एसिड और उसके बाद अपने पास पॉलीमेटा फॉस्फोरिक एसिड। तो अब हम देखते हैं कि इनको कैसे याद किया जाए। अगर मैं पहले तीन को देखता हूँ, अगर मैं सबसे पहले इन तीन को देखता हूँ तो मुझे समझ में आती है कि इक का मतलब है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इससे पहले आप एक बार हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए कि किसकी कितनी हो सकती है। अगर मैं ग्रुप नंबर 13 की बात करता हूँ, ग्रुप नंबर 13 की मैं अगर बात करता हूँ तो मुझे पता है कि बोरॉन फैमिली है और बोरॉन के वैलेंस शेल के अंदर 2s1 2p 2s2 2p1 तीन इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो कर सकता है। इसी टाइप से मैं कार्बन ग्रुप की फैमिली में जाता हूँ, ग्रुप नंबर 14 कार्बन का, तो वहाँ मैं देखता हूँ 2s2 2p2 है। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम लॉस कर सकता है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आ सकता है। +5 अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करूँ तो +5। तो नाना पार्टिकल फॉस्फोरस फैमिली में आ रहा है, नाइट्रोजन फैमिली में। तो एक बात तो क्लियर है कि जो फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स होंगे उनमें मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फोरस की कितनी हो सकती है, +5। अब लगा लीजिए अपना जो एक्स वाला मेथड है वो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर H3PO5, H3PO5 अगर मैं इसके ऊपर लगाता हूँ तो यहाँ 3 पॉजिटिव का, यहाँ मैं क्या लिखूँगा 3 + x -10 = 0, क्योंकि ऑक्सीजन पे -2 लेके चलोगे, x = क्या आ जाएगा 7। और हमें पता है कि फॉस्फोरस जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी शो कर सकता है, +5। तो जो x वाला मेथड है वो कई जगह फेल हो जाता है। इसके लिए अगर हमें इसकी स्ट्रक्चर पता हुई तो हम इजीली क्या बता देंगे, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम इनकी स्टेट्स की बात करें तो ग्रुप 1 में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ग्रुप 2 के लिए बात करूं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना आएगा आगे। अब देखिए अगर मैंने सबसे पहले आपको यहाँ लिखा हुआ है इक एसिड, क्या लिखा हुआ है, इक एसिड। तो एक बात देखिए, अगर मैं बात करता हूँ फॉस्फोरिक एसिड की, H3PO4 की, क्या बात करता हूँ H3PO4 की, तो यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ बात करता हूँ H3PO4 की, H3PO4 को अगर मैंने यहाँ रखा जिसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड, क्या था, फॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद जैसे ही मैंने एक ऐड किया ऑक्सीजन, यहाँ एक इसमें से माइनस किया तो मेरे पास क्या बना, H3PO4, क्या बना, H3PO4। और जब मैंने इस H3PO3 एक माइनस किया, इसमें से फिर मैंने एक क्या किया, यहाँ ऑक्सीजन क्या किया, माइनस। तो आपको क्या करते चलना है, ऑक्सीजन माइनस। तो फॉस्फोरिक एसिड, अब मैंने फॉस्फोरिक एसिड को इस सेंटर में क्यों लिया, तो एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं। अगर मैं यहाँ इस ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूँ H3PO4 की, H3PO4 की मैं अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालता हूँ तो मेरे पास आती है 3 + 5x + 8 = 0। तो यहाँ मेरे पास अगर मैं 5x सिंपल x प्लस x, तो x का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा, ये -8 होगा और x का वैल्यू मेरे पास आएगा 5। मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है फॉस्फोरिक एसिड की, +5। अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है और मैंने देखा है कि +5 क्या होती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फॉस्फोरस की। तो आप यहाँ से देख सकते हो इलेक्ट्रोनेगेटिव मेथड से कैसे करते हैं। तो इस पे अगर -2 रहा होगा तो इस पे क्या रहा होगा, +2 रहा होगा। OH पे -1 रहा होगा तो इधर +1 रहा होगा, इधर -1 रहा होगा तो इधर +1 रहा होगा, इधर -1 रहा होगा तो इधर +1 रहा होगा। तो ओवरऑल फॉस्फोरस पे कितना पॉजिटिव बन रहा है, +2 +1 +1 +1, ये कितना बन रहा है, +5। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। ये जो मेथड है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का, ये कभी गलत नहीं होगा, ये कभी गलत नहीं होगा। अब देखिए इस हाईएस्ट वाले को मैं लेके चला जिसमें क्या थे, 5 क्या थे, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कौन था, फॉस्फोरस। ये लीजिए +5 के अंदर। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका नाम क्या था, फॉस्फोरिक एसिड। क्या था, फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4। फॉर्मूला क्या था, H3PO4। उसमें से क्या किया,
एक ऑक्सीजन कम कर दिया, एक ऑक्सीजन कम किया तो अपने पास क्या बन गया, H3PO3, H3PO3। अब देखिए एक बात आती है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक बॉन्ड बनाएगा या दो बॉन्ड बनाएगा या तीन बॉन्ड बनाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो समझ लीजिए कि फॉस्फोरस हमेशा ऑक्सो एसिड्स में कितने डबल बॉन्ड बनाएगा, एक डबल बॉन्ड बनाएगा। कैसे पता चलता है सर बताइए। मान लीजिए मेरे पास सल्फर है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन है, मेरे पास उसके बाद क्या है, फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन है, सल्फर के साथ ऑक्सीजन है और क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन है। ये सारे के सारे थर्ड पीरियड के मैंने एलिमेंट लिए हैं। इनसे ऊपर अगर हम देखें तो कुछ ऐसा है, यहाँ कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस है और यहाँ अपने पास ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है। अगर मैं इनकी बात करूँ थर्ड ग्रुप, थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं इनकी मैं बात करता हूँ कि ये ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो एक बात देखिए, यहाँ इसके सिलिकॉन के ऊपर क्या है, 3D वैकेंट है। क्या है, 3D वैकेंट है। इसके ऊपर क्या है, 3D ऑर्बिटल खाली है और 3D सब पे क्या है, 3D खाली है। 3D ऑर्बिटल क्या है, सबके ऊपर खाली है। और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर वो है 2p के अंदर। ऑक्सीजन के अंदर ऊपर जो लोन पेयर है वो किस में है, 2p के अंदर है। तो एक बात देखिएगा कि सबके अंदर बैक पाई बॉन्डिंग तो बढ़िया वाला हो रहा है। सबके अंदर बैक पाई बॉन्डिंग अगर देखें तो सबके अंदर होगा, यहाँ 3D 2p पाई। इसका मतलब यहाँ जो सब में बैक पाई बॉन्डिंग हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, 3D पाई 2p पाई वाला हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन के 2p पाई से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं 3D पाई के अंदर। अब बात आए कि किसके अंदर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा बैक पाई बॉन्डिंग होगा उतना उसका पाई बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। सिंपल सी बात है कि ये जितना ईजिली इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा, जो एलिमेंट इसमें ऑक्सीजन जिस भी एलिमेंट को जितना इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा उतना उसका पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा, पाई बॉन्ड करेक्टर आएगा, पाई बॉन्ड करेक्टर आएगा। और जितना पाई बॉन्ड ज़्यादा होगा, बैक पाई बॉन्डिंग जितना ज़्यादा होगा, हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ बैक पाई बॉन्डिंग जितना ज़्यादा बैक पाई बॉन्डिंग उतना ही उसके अंदर पाई बॉन्ड क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। बैक पाई बॉन्डिंग ज़्यादा होगा उतना ही उसमें क्या बनेगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड उतने ज़्यादा बनेंगे। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, बनाने की टेंडेंसी बोल सकते हैं कि वो उतने ज़्यादा क्या बना सकता है, पाई बॉन्ड बना पाएगा। अब हमें कैसे पता चले कि किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। तो यहाँ देखिए एक स्लाइड में देखता हूँ, अगर खाली मिलता है तो मेरे को यहाँ देखिए। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि यहाँ क्या रहा होगा, ये क्या है, ये है अपने पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल। ये तो सबका सेम है, 3D ऑर्बिटल तो सबका सेम है, खाली है। इसके बाद देखिए अगर मैं 3D ऑर्बिटल की बात करूं, इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन 2p का 2p का 2p का। तो अगर एक बात देखिए ये वाली यहाँ, ये जो अगर मान लीजिए एक बार ऐसे लिखता हूँ मैं, ये है ऑक्सीजन का 2p मेरे पास, जहाँ से इलेक्ट्रॉन को जाना है। अब मुझे पता है जिसकी जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है, ऑर्बिटल्स उसके उतने क्लोज होते हैं, ऑर्बिटल्स को अट्रैक्ट करके रखता है, और उतना ही उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा, उसकी ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा एलिमेंट का, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज़्यादा, उसके ऑर्बिटल्स की एनर्जी उतना कम होगा, उसके ऑर्बिटल्स का एनर्जी उतना कम होगा। तो एक बात देखिए, अगर मैं बात करूँ सिलिकॉन की, उसके साथ मैंने लिया सल्फर, फॉस्फोरस एंड अपने पास लास्ट था क्लोरीन। क्या था, क्लोरीन। अगर मैं इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो मुझे पता है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद मेरे पास आता है सल्फर, उसके बाद फॉस्फोरस और उसके बाद सिलिकॉन। मतलब सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो जाना है वो किससे जाना है, 2p से जाना है। तो यहाँ मेरे पास 3D ऑर्बिटल्स है। ये 3D ऑर्बिटल एक मैं मान लेता हूँ किसी का है, ये दूसरे का है, ये तीसरे का, और एक ये वाला चौथे का है। तो ये मेरे पास किसका हुआ, सिलिकॉन का। और उसके बाद कौन आया, उसके बाद अपने पास सिलिकॉन के बाद आएगा सल्फर, फॉस्फोरस, ये लीजिए फॉस्फोरस। उसके बाद मैं सल्फर को लेके आता हूँ और यहाँ मैं लेके आता हूँ, किसको लेके आता हूँ, क्लोरीन को। तो अब एक बात बताइए, ये सबके 3D का क्या है, एनर्जी ऑर्डर है। क्या है, एनर्जी ऑर्डर है ये। अगर मैं एनर्जी ऑर्डर की बात करूं तो ऑक्सीजन के से तो 2p से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, अभी हमने देखे ऑक्सीजन के तो 2p से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे और सबके 3D के अंदर जा रहे थे, सबके 3D के अंदर जा रहे थे। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो हमें पता है कि ऑर्बिटल्स का एनर्जी घटता है। तो जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का सबसे ज़्यादा, तो उसकी ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम। तो इसका 3D यहाँ रहा होगा क्लोरीन का, और सल्फर का कहीं यहाँ रहा होगा, फॉस्फोरस का कहीं यहाँ रहा होगा, और सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा।
तो एक तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ जाना है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना है, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना है, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ जाना है। सबसे मुश्किल किस में जाएगा या सबसे ज़्यादा एनर्जी कब रिक्वायर्ड होगा? जब ऑक्सीजन से सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन देना होगा। मतलब यहाँ वाला केस जो सिलिकॉन है और ऑक्सीजन का है, जो बैक पाई बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, वो बहुत कम होगा, मतलब ना के बराबर होगा। और सबसे ज़्यादा किस में होगा? क्लोरीन में होगा। इसी वजह से तुम क्या देखते हो कि सल्फर, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कभी तुम डबल बॉन्ड नहीं देखते हो, कभी भी तुम्हें डबल बॉन्ड तुम्हें नहीं देखने को मिलता है। सारे क्या मिलते हैं? सिंगल बॉन्ड मिलते हैं। सारे के सारे क्या मिलते हैं? सिंगल बॉन्ड मिलते हैं। सिलिकॉन के बाद मैं फॉस्फोरस की तरफ आता हूं तो वो एक डबल बॉन्ड बना लेता है। और जैसे ही मैं बढ़ता हूं सल्फर के पास, तो सल्फर क्या बना लेता है? दो दो डबल बॉन्ड बना लेता है। और क्लोरीन के पास जाता हूं तो वो तीन तीन डबल बॉन्ड भी क्या कर लेता है? बना लेता है। और जैसे मैं जिनोन के पास आता हूँ, इनके बाद जितनी भी जो भी आगे नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज जैसे बढ़ेगी, मान लीजिए लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो आगे इससे आगे वाला क्या कर लेगा? और ज़्यादा बना लेगा। इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट से मैं राइट साइड जा रहा हूँ तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड बनाने का जो है, ये पाई बॉन्ड जो बन रहे हैं ये ज़्यादा बन रहे हैं। और पाई बॉन्ड ज़्यादा बनने का रीजन क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ इनके जो होमोलूम हम बात करते हैं ना ऑर्गेनिक के अंदर, जब तुम मैकेनिज्म पढ़ते हो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या हम केमिकल बॉन्डिंग में एमओटी पढ़ते हो, तो वही खेल यहाँ लगता है। वही खेल क्या लगता है? यहाँ लगता है। तो फॉस्फोरस ऑलवेज क्या बनाएगा अपने ऑक्सो एसिड्स में? मुझे सिर्फ इतनी बात बतानी थी, इसके लिए पूरा एक्सप्लेन किया कि ऑक्सो एसिड के केस में फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ एक ही डबल बॉन्ड बनाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ एक ही डबल बॉन्ड बनाएगा। ये बात आप सबको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखो जी, अब मैंने पहला देखो क्या किया। सबसे पहले अगर मैं यहाँ देखूँ तो मैंने सबसे पहले क्या लिया? H3PO4 लिया। उसमें से क्या किया मैंने? एक ऑक्सीजन कम कर दिया और क्या बना दिया? H3PO3, H3PO3। और उसमें से एक और ऑक्सीजन हमने कम किया तो क्या बनाया? H3PO2, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस। तो मेरे पास अगर मैं बात करूँ तो इनके स्ट्रक्चर की, तो पहले स्ट्रक्चर में देखो फॉस्फोरस के साथ क्या है? 3 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है। तो पहले तो हमें पता है कि फॉस्फोरस एक तो डबल बॉन्ड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा सर, ये लो जी बना दिया। उसके बाद बचे कितने? 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और 3 ही क्या बच गए मेरे पास? ऑक्सीजन। तो सबको OH की तरह क्या कर दिया? जोड़ दिया। उसके बाद अगले पे चलते हैं। फॉस्फोरस ने एक तो बना लिया डबल बॉन्ड O, और उसके बाद आप बना दो एक OH बॉन्ड। क्या बना दो? एक OH बॉन्ड। जितने OH बन रहे हैं पहले तो OH बनाओ, उसके बाद जितने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा बच जाते हैं आप हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दो। तो इसके बाद देखिए यहाँ मैंने क्या किया? P डबल बॉन्ड OH OH और लास्ट में एक H बच गया, क्योंकि 3 हाइड्रोजन थे जिसमें से एक यहाँ इन्वॉल्व हो चुका है, 2 यहाँ हो चुके हैं। तो ये क्या था मेरे पास? फॉस्फोरस। आप एक ऑक्सीजन कम करोगे तो अस, 2 कम कर दो तो हाइपोफॉस्फोरस। ये मैंने आपको यहाँ बता रखा है कि इक से चले हम, फॉस्फोरिक से चले हम और अस पे पहुंच गए और उसके बाद हाइपो पे पहुंच गए। ये आपके सामने है। हम फॉस्फोरस से चले, फॉस्फोरिक से फोस्फोरस और फिर हाइपोफॉस्फोरस। यहाँ 2 में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 2 नाम के अंदर ये 3 नाम आपको याद हो जाने चाहिए। कौन कौन से? H3PO4 से चले, एक कम किया H3PO3 और उससे बाद चले तो H3PO2। आपको एक एक कम करते चलना है। यहाँ हम चले फॉस्फोरिक से, यहाँ फॉस्फोरस एस आ गया और इसमें हाइपो, बाकी ये वाला सारा सेम था, हाइपोफॉस्फोरस। अब देखिए H3PO4 में मैंने जब एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो क्या बना? पर फॉस्फोरिक एसिड। क्या बना? पर फॉस्फोरिक एसिड। ये देखिए अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देता हूँ, एक ऑक्सीजन मैं ऐड कर देता हूँ, ऊपर चला तो मैंने क्या किया? माइनस किया। मैंने यहाँ लिखा H3, सेंटर में मैंने क्या लिखा? H3PO4 और इसमें से एक कम किया, मैंने क्या बना दिया? H3PO3 और एक और कम किया तो मैंने बना दिया H3PO2 और जब मैंने एक ऐड कर दिया तो क्या बना दिया? H3PO5। अब देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो पर आ गया, क्या आ गया? पर फॉस्फोरिक एसिड। क्या आ गया? पर फॉस्फोरिक एसिड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहला मैंने ऑक्सीजन निकाला तो फॉस्फोरस एस लगा दिया, उसके बाद हाइपो लगा दिया, एक और निकाला तो हाइपो लगा दिया और जैसे ही मैंने एक ऐड किया तो मैंने क्या लिखा? पर लगा दिया। और पर का मतलब हमें पता है क्या होता है? परऑक्सी लिंकेज हम पढ़ते हैं। परऑक्सी लिंकेज कौन सा होता है? जैसे H2O2 हम बोलते हैं ना पर ऑक्साइड। H2O2 को क्या बोलते हो तुम? H2O2 को क्या बोलते हो? H2O2 को क्या बोलते हो? पर ऑक्साइड। क्या बोलते हो? पर ऑक्साइड। तो इसके अंदर लिंकेज कैसा होता है? H2O2 के अंदर देखो HOOH ये वाला होता है। तो इसी को क्या बोलते हैं?
ऑक्सी लिंकेज, परऑक्सी लिंकेज, क्या बोलते हैं, परऑक्सी लिंकेज। तो जब मैंने एक ऑक्सीजन ऐड किया तो पहले से इसके पास H3PO3 थे, तो ऑक्सीजन कहाँ ऐड करूंगा, डायरेक्ट ऑक्सीजन तो डबल। अब देखो इसके अंदर कोई ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं तो मैं ऐसे तो कर नहीं सकता कि डबल बॉन्ड है और एक और डबल बॉन्ड बना दूं। मुझे पता है कि फॉस्फोरस सिर्फ एक डबल बॉन्ड बनाता है, क्या बनाता है, एक डबल बॉन्ड। तो दूसरी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या है, किसी OH के बॉन्ड के बीच में मैं क्या कर दूं, इसको इंसर्ट कर दूं। तो एक ऑक्सीजन मेरे पास क्या कर दिया, यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड बना दिया और यहाँ मेरे पास क्या बन गया, ये परऑक्सी। अब देखिए अगर मैं बात करूं, अब इसके अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ मेरे पास क्या आ गया, प्लस का 2, यहाँ प्लस का 2 और यहाँ मेरे पास कितना आ गया, माइनस का 2, यहाँ माइनस का 2। और यहाँ से मैं देखता हूँ तो यहाँ इस पे -2 तो इस पे +1, यहाँ -1 तो इस पे +1 और यहाँ +1 यहाँ -1। तो देखिए कितना आया, 1 2 3 और 3 और 2 5। आ रही है बात समझ में, 3 और 2 5, इतनी बात समझ में आती है ये वाली। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया अपने पास, +5, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है +5, क्योंकि ये पर जो फॉस्फोरिक एसिड का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे थे तो यहाँ तो कुछ तो निकाला तो है ही नहीं, ऐड किया वो इधर, ऐड किया वो इसके साथ न्यूट्रलाइजेशन में है ही, OH के साथ, H के साथ। आ रही है बात समझिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यहाँ दो तरीके और बना रखे थे मैंने आपको समझाने के लिए। ऊपर हम चले तो हमने क्या किया, सिर्फ ऑक्सीजन कम करता हुआ चला गया, ऊपर चला तो मैं क्या करता हुआ चला गया, ऑक्सीजन कम करता हुआ चला गया। ये मेरे पास था फॉस्फोरिक एसिड, ये सेंटर वाला कौन सा था, फॉस्फोरस, इसका बना दिया फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, और इधर चला तो मैंने पर फॉस्फोरिक एसिड, क्या बना दिया, पर फॉस्फोरिक एसिड। तो अब मेरे पास दो हो रहा है, एक मेटाइक और एक पायरोइक। इसका मतलब ये है कि इनके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, अगर आप इसको 220 पे गर्म करते हो तो ये किस में कन्वर्ट होता है, पायरोइक। ऐसी रिएक्शन पूछी जा चुकी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कितने टेम्परेचर पे क्या दिया जा सकता है आपको। टेम्परेचर का रोल आपसे पूछ लेगा 220 और 320 पे, 220 और 320 पे आपसे पूछ लेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि H3PO4 के दो मॉलिक्यूल ले लो, H3PO4 के दो मॉलिक्यूल ले लो, और ये जब दो लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H6P2O8, और इसमें से एक वाटर निकाल दो, क्या निकाल दो, एक वाटर निकाल दो, क्या बन जाएगा, H4P2O7, H4P2O7 आपके पास ये बन जाएगा। और इसका नाम होता है परफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पर कब लगाते हैं, पर तब लगाते हैं जब एक ऑक्सीजन हमें ऐड करना हो। तो यहाँ देखो मैंने एक यूनिट ली H3PO4 की, क्या ली, H3PO4 की एक यूनिट ली, एक यूनिट मैंने ये ली। 2 यूनिट लेने के बाद मैंने क्या किया, उसमें से वाटर निकाल दिया। 2 यूनिट लेने के बाद मैंने क्या कर दिया, उसमें से वाटर निकाल दिया, ये लो जी वाटर निकाल दिया, H2O निकाल दिया। 2 यूनिट लो, बेसिक यूनिट जो अपने पास थी H3PO4, उसका 2 यूनिट लो। 2 यूनिट में से आप जैसे ही वाटर निकालोगे तो बीच में क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन जो ये वाला बचा है, ये ऑक्सीजन इस फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लेगा और इसका नाम क्या होगा, पायरोफॉस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, H4P2O7। इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद अगर मैं डायरेक्ट इसको हीट करके वाटर निकालता हूँ, डायरेक्ट एक मॉलिक्यूल से मैं क्या करता हूँ, वाटर निकालता हूँ। अगर एक मॉलिक्यूल से मैं वाटर निकालता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ से मान लीजिए मैंने ये वाटर निकाल दिया यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, P डबल बॉन्ड हो तो एज इट इज रहेगा, एक OH एज इट इज रहेगा, और एक ये जो ऑक्सीजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके एक एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास यूनिट बनी, ये बनी HPO3, और ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। ये क्या है, अनस्टेबल है भाई। इसको आपको देख के भी लग रहा होगा ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, और ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा। जब कोई स्पीसीज अनस्टेबल होती है तो वो क्या करने जाती है, पॉलीमराइज करने जाती है, अपनी ही यूनिट, अपने ही जैसी यूनिट के साथ वो क्या करने लग जाती है, जुड़ने लग जाती है। तो इसको आप, जैसा आपसे क्वेश्चन आता है कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो N की वैल्यू क्या है, 3, तो N की वैल्यू 3 है, तो HPO3 अपने पास फॉर्मूला था, इसको 3 बार लगा दो, तो मैंने क्या बना, H3PO9, ये वाला बनेगा। अब आप यहाँ काउंट कर लीजिए कि आपके पास कितना है H3PO3 का यूनिट। ये तो अपने पास फॉर्मूला किसका होगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड का। अब देखिए इसमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा POP बॉन्ड बता दो, POH बॉन्ड बता दो, P डबल बॉन्ड O बता दो, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो P डबल बॉन्ड O कितने हैं, 3 है साहब। POH बॉन्ड कितने हैं, 3 है साहब। और POP बॉन्ड कितने हैं, 3 है साहब। इसी टाइप से है
पीओपी बॉन्ड भी 3 है, पी डबल बॉन्ड ओ भी 3 है, और पीपी बॉन्ड बोल दे तो फोस्फोरस का कोई बॉन्ड यहाँ नहीं है। तो अब ऐसा क्वेश्चन यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनाता है, मान लीजिए आपको ऐसा यूनिट दे दिया H50 P50 और आपको लिख दिया O150 और आपसे बोल दिया कि इसके अंदर आप बता दीजिए पीओपी बॉन्ड बता दीजिए, पी और OH बॉन्ड बता दीजिए, पी डबल बॉन्ड O बता दीजिए। तब आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे जब आपके पास ऐसा मॉलिक्यूल लिख के दे दिया H50 P50 O150 ऐसा लिख के दे दिया, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? फटाफट से एक बार आंसर दीजिए। तो ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन देगा तो आपको ये यूनिट मान के चलना है कि आपके पास HPO3 वाली यूनिट है। देखो मैं इसमें से 50 कॉमन निकाल लूंगा, इसमें से 50 कॉमन निकाल लूंगा, इसमें से 50 कॉमन निकाल लूंगा। तो इस यूनिट को देखिए एक बार आप, इस यूनिट को आप जब देखते हो, जब आपने इसका स्ट्रक्चर बनाया HPO3 के 3 यूनिट लेके, तो बाहर जो नंबर था वही क्या था? POP का बॉन्ड था, वही क्या था? POH का बॉन्ड था, और वही क्या था? P डबल बॉन्ड हो। मतलब बाहर जितना नंबर का डिजिट रहेगा उतने ही उसमें POP बॉन्ड होंगे, उतने ही तो उसमें POP बॉन्ड होंगे, और उतने ही उसमें POH बॉन्ड होंगे, और उतने ही उसमें P डबल बॉन्ड O बॉन्ड होंगे। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्म से लिखता हूँ तो मैं ये लिखूंगा HPO50 इस टाइप से लिख सकता हूँ, या मैं इस ऐसे लिखूंगा 50 को बाहर निकालूंगा तो यहाँ लिखूंगा HPO3 बनाऊंगा, और यहाँ क्या लिखूंगा 50, क्योंकि जब मैंने 50 कॉमन ले लिया तो यही यूनिट बन गई ना, यही यूनिट बन गई कि नहीं बन गई? यहाँ 3 था, अब कितना है? 50 है। तो आप क्या बोल दोगे इस मॉलिक्यूल के अंदर POP बॉन्ड कितने हैं? 50। POH बॉन्ड कितने हैं? आप बोल दोगे 50। और आपसे यहाँ बोल दे कि P डबल बॉन्ड हो कितने हैं, तो आप कितने बोल दोगे? 50। और आपसे बोल दे POP बॉन्ड कितने हैं, PP का बॉन्ड कितना है फोस्फोरस का, तो आप क्या बोल दोगे? 0 है साहब इस केस में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी को भी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको ऐसा लिख के दे दे H25 P25 और O75, और इसके अंदर आप बताइए POP बॉन्ड कितने हैं, और P डबल बॉन्ड O कितने हैं, और POH बॉन्ड कितने हैं। तो फटाफट से आंसर दे दोगे 1 मिनट के अंदर कि हमने इसको H बना लीजिए, इसको 1 बना लीजिए, HPO कितना बाहर निकालेंगे? यहाँ 3 बनाएंगे तो 25। तो इसमें सारी चीज़ें ये जो है POP बॉन्ड भी कितने हो जाएंगे? 25। POH बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 25। P डबल बॉन्ड O कितने हो जाएंगे? 25। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कई बार एग्जाम के अंदर। मेटाफॉस्फोरिक से क्वेश्चन जब बनता है तो आपको क्या करना है? HPO3 यूनिट को बनाना है, और बाहर जितना डिजिट का अंक निकले उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना है। तो आपके पास मैंने बता दिया, अगर 2 मॉलिक्यूल लेके और वाटर निकाल देते हो, 2 मॉलिक्यूल लेके और वाटर निकाल देते हो तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा, और डायरेक्ट एक वाटर निकालते हो तो हम क्या बनता है अपने पास से? मेटाफॉस्फोरिक एसिड। तो ये फिर क्या बन जाता है? पॉलीमेरिक फॉर्म में। तो एक बात समझ में आती है, आपको ऐसे भी देता है कई बार क्वेश्चन कि अगर हम फॉस्फोरिक एसिड को ना, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है किसी एग्जाम में कि हम एक बार अगर फॉस्फोरिक एसिड को, अगर कोई खाली अगर है तो देखिए, ये क्वेश्चन तो बाद में कीजिएगा, पहले कई बार क्या होता है कि H3PO4 आपको दिया हुआ है, और अगर आपको बोल दिए 220 डिग्री पे किया हुआ है इसको, तो ये क्या बनेगा? फॉस्फोरिक। क्या बनेगा? पायरोफॉस्फोरिक। क्या बनेगा? पायरोफॉस्फोरिक बनेगा। क्या बनेगा? पहले पायरोफॉस्फोरिक। और अगर इसको डायरेक्ट 320 पे कर दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? मेटाफॉस्फोरिक। और यहाँ से अगर इसको 320 पे करेंगे तो ये भी मेटा में आ जाएगा। तो 320 पे किस में आ जाएगा? मेटा पे आ जाएगा, 220 पे फॉस्फोरिक पे। ऐसा क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। तो अब देखिए, यहाँ ये क्वेश्चन IIT जेम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था? IIT जेम में, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन फोस्फोनिक एसिड। अब देखिए नाम क्या दिया हुआ है? फोस्फोनिक एसिड। नाम क्या दिया हुआ है? फोस्फोनिक एसिड। बट हमने ये नाम तो पढ़ा ही नहीं सर, हमने ये नाम तो पढ़ा ही नहीं। हमने तो क्या पढ़ा था? फॉस्फोरस एसिड पढ़ा था। एग्जामिनर ने खेला नहीं, क्या कर दिया? ब्रैकेट में फॉस्फोरस भी दे दिया। तो इनके अदर नाम है, उनको जान लो एक बार। अदर नाम क्या था? फॉस्फोरिक। ये तो मुझे पता है, H3PO4। ये तो क्या था? H3PO4। क्या था? H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। इसी से तो हमने खेल स्टार्ट किया था। H3PO4 से मैंने बनाया था H3PO3, H3PO2, H3PO2 और H3PO5। ये चीज़ें तो आपको याद हो जानी चाहिए। और इधर मैं चला था तो यहाँ मेरे पास हो गया था H4P2O7, और इधर मैं चला था HPO3 वाली यूनिट बनी थी। ये सारी चीज़ें आपको एक ही, बस इतना सिनेरियो आपको याद रहना चाहिए। यहाँ माइनस करता था
और यहाँ प्लस करता था और यहाँ दो मॉलिक्यूल लेके माइनस वाटर करता था और यहाँ डायरेक्ट वाटर माइनस किया था। आ रही है बात समझ में। अब देखिए मैंने एक लेके चला, इनके नाम देख लीजिए एक बार, नाम क्या रहेगा। यहाँ फॉस्फोरिक था, इसके बाद मैं किस पे आया था, H3PO2 H3PO3 पे आया था और उसके बाद में आया था H3PO2 के ऊपर। तो देखिए जब मैं इसमें से H3PO4 में से, मैंने ऐसे याद किया हुआ है, H3PO4 में क्या था, 4 ऑक्सीजन थे, उसमें से मैंने मैक्सिमम कितने निकाल सकता था, मैक्सिमम 2 निकाल सकता था। एक ये निकाला और दूसरा ये निकाला। तो दूसरा निकाला तो मैंने ऑक्सीजन ही हटा दिया नाम में से, फोस्फिनिक कर दिया। क्या कर दिया, फोस्फिनिक कर दिया। क्या कर दिया, फोस्फिनिक। और एक हटाया तो क्या रखा, एक ऑक्सीजन रखा, फोस्फोनिक। आप जैसे भी याद कीजिए, आपको नाम याद रखना है तो रखिए, वरना एग्जामिनर देखिए IIT में तो ऐसे ही दिया, आपको लिख के तो दे दिया है, बट ये नाम जो है ये स्टैंडर्ड बुक में लिखे हुए हैं। अगर आप हाउस क्राफ्ट जैसी बुक्स देखोगे, हाउस क्राफ्ट जैसा बुक आप देखोगे, आप पढ़ोगे, खोलोगे कभी, तो आपको पता चलेगा जो टेबल बनी हुई है उसमें फोस्फोनिक एसिड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फोस्फोनिक, फोस्फिनिक, ये लिखे हुए हैं दोनों नाम। तो यहाँ से आपको अब तो लोन पेयर है, ये तो आप काउंट कर ही लोगे। आपको नाम अगर फॉर्मूला आपको पता चल गया, H3PO क्या आ जाएगा अपने पास है, H3PO3, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है, फोस्फोरस लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि हम क्या चलते हैं, जब फोस्फोरिक H3PO4 से चलते हैं तो एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं, तो अपने पास क्या बन जाता है, फोस्फोरस एसिड। फोस्फोरस एसिड, और इसने किस में पूछा था, फोस्फोरस एसिड में। यहाँ आपको H3PO4 के अंदर नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करके बताने हैं, तो आप इजीली ये तो बता दोगे फोस्फोरस ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये देखिए, फॉर H3PO4 द करेक्ट चॉइस इज। अब इस चीज को देखना है, यहाँ क्या देखना है अपने को, आपसे पूछता है कि डाया बेसिक है, ट्राया बेसिक है, मोनो बेसिक है। एक क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा, जितने OH यूनिट लगे होंगे उतना उसका बेसिक करेक्टर हो जाएगा। H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाइए, H3PO3 का स्ट्रक्चर बनाइए। H3PO3 का जैसे ही आप स्ट्रक्चर बनाओगे, दूसरा अपने को दिया हुआ है H3PO4। अगर मैं देखता हूं तो ये मेरे पास क्या है, फोस्फोरिक एसिड। ये क्या है, फोस्फोरिक एसिड। क्या है, फोस्फोरिक एसिड। और ये क्या है, फोस्फोरस एसिड। फोस्फोरस एसिड। ये चीज़ें तो आपको समझ आती है। इसमें से एक ऑक्सीजन हमने कम किया था। इसकी मैं स्ट्रक्चर बनाने गया तो मैंने पहले डबल बॉन्ड O बना लिया, उसके बाद मेरे पास 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, मैंने 2 OH बॉन्ड बना दिए, और एक हाइड्रोजन बचा हुआ है तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया। और अगर मैं यहाँ बात चलता है तो यहाँ मैं देखता हूँ एक O बनाने के बाद मेरे पास 3 ऑक्सीजन और 3 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो मैंने इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बना दी। अब इसमें से आपसे पूछता है कि ये कितना डाया बेसिक है, ट्राया बेसिक है, तो जितने OH बॉन्ड होंगे उतना क्या बोल दोगे, बेसिक है। ये कितना है, ये ट्राया बेसिक है। क्या है, ट्राया बेसिक है। और ये क्या है, डाया बेसिक है। क्या बोलोगे, डाया बेसिक है। और अगर रिड्यूसिंग की बात कर ले कि रिड्यूसिंग है कि नहीं है, तो अगर डायरेक्ट पीएच का बॉन्ड है तो वो क्या है, रिड्यूसिंग है। डायरेक्ट पीएच का बॉन्ड है तो वो क्या है, रिड्यूसिंग है। अगर आप इस केस में देखोगे तो अगर आपसे पूछा गया H3PO3, अभी हमने देख लिया इसके अंदर एक पीएच बॉन्ड है, तो ये रिड्यूसिंग नेचर का होगा, रिड्यूसिंग नेचर का होगा। अगर यहाँ अगर हम बात करें H3PO3 जो डाया बेसिक था, बिल्कुल अभी हमने देखा 2 OH यूनिट थे, 2 OH यूनिट थे। और उसके बाद हमने देखा यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंड रिड्यूसिंग, और वो रिड्यूसिंग भी है। ये बोल रहा है H3PO3 क्या है, डाया बेसिक भी है और रिड्यूसिंग भी है। बिल्कुल हमने देख लिया 2 OH यूनिट है और एक पीएच बॉन्ड भी है। दूसरा बोलता है कि H3PO3 डाया बेसिक है एंड नॉन रिड्यूसिंग है। नॉन रिड्यूसिंग नहीं है क्योंकि उसके अंदर पीएच बॉन्ड है। H3PO4 इज ट्राया बेसिक, बिल्कुल ट्राया बेसिक है। एंड रिड्यूसिंग बोला है, तो रिड्यूसिंग कहाँ से आ जाएगा, जब इसके अंदर पीएच बॉन्ड नहीं है, जब इसके अंदर पीएच बॉन्ड नहीं है। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ अपने पास नेक्स्ट क्या था, लास्ट बचा हुआ था H3PO3 जो ट्राया बेसिक एंड नॉन रिड्यूसिंग। ये गलत, अच्छा H3PO3 दिया हुआ है तो ये डाया बेसिक है। ये क्या है, डाया बेसिक है। तो ए इज द क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने आसान तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लास्ट में मैं आपको अंतिम स्लाइड्स पे ले चलता हूँ। और अंतिम स्लाइड्स पे आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर का बटन दबाइए, और 9 PM हम डेली मिलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव